नदी में जादुई हेयर बैंड का पेड़। एक समय की बात है, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी। अंजलि अपने कॉलेज टाइम पर कई सारे फैशन शो की विनर रह चुकी थी। सभी तरह के फैशन शो में अंजलि नंबर 1 पर आती थी और पूरे गांव में अंजलि की सुंदरता और उसके लंबे खूबसूरत बालों की चर्चा होती रहती थी, क्योंकि अंजलि के बाल बहुत ही सुंदर, लंबे और सुनहरे थे और अंजलि को अपने बालों से बहुत प्यार था। तभी एक दिन अंजलि के गांव में एक बहुत बड़ा फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया और अंजलि को बहुत बड़े बड़े देशों से फैशन शो में मॉडल बनने के ऑफर आते थे। तभी अंजलि के माता पिता ने भी अंजलि को उस बड़े फैशन शो में पार्टिसिपेट करने की सलाह दी और अंजलि भी उस बड़े फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो गई। तभी उस फैशन शो में जाने के बाद अंजलि को पता चला कि उस फैशन शो में बड़े बड़े देशों की सुंदर सुंदर मॉडल भी पार्टिसिपेट करने आई है। तभी फैशन शो में कई सारे राउंड होने वाले थे और सारी मॉडल एक एक करके अपना प्रदर्शन देती है। तभी अंजलि भी अपनी पूरी कोशिश करके अपना अच्छा प्रदर्शन देने की कोशिश करती है और वो सारे राउंड में जीत जाती है और अब सिर्फ आखिरी राउंड बाकी था। तभी वहां पर आई सारी मॉडल अंजलि की खूबसूरती को देखकर उससे जलने लगती है और उन मॉडलों में से एक मॉडल राधिका भी थी, जो अंजलि की तरह ही सारे राउंड जीत रही थी। तो सिर्फ लास्ट राउंड ही बाकी है और पिछले सारे राउंड में मैं तो उस अंजलि की वजह से दूसरे नंबर पर आ रही हूँ, वरना मैं तो हर बड़े बड़े फैशन शो में नंबर 1 पर रहती थी और अपना ये रिकॉर्ड तो मैं टूटने नहीं दूंगी। और आखिर उस अंजलि में ऐसी कौन सी बात है जो वो मुझसे ये कंपटीशन जीत जाएगी, इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ये कंपटीशन जीतने नहीं दूंगी, फिर चाहे मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तभी आखिरी राउंड का दिन भी आ गया और राधिका को कंपटीशन जीतने से ज्यादा अंजलि को कंपटीशन में हराना मायने रखता था। अरे आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो अंजलि अपने आप ही इस कंपटीशन से पीछे हट जाए। तभी ये सोचकर राधिका अंजलि के रूम में जाती है और वहाँ अंजलि अपने आखिरी राउंड के लिए तैयार हो रही होती है। तभी राधिका कहती है, हेलो अंजलि, कैसी हो तुम और आखिरी राउंड के लिए तुम पूरी तरह से तैयार हो ना? अरे राधिका, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ और आखिरी राउंड में तो मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगी। बस एक बार मेरी हेयर स्टाइलिश आ जाए, फिर मैं कंपटीशन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाऊंगी। चलो ठीक है, अब मैं भी तैयार होने जा रही हूँ। तभी राधिका अपने रूम में वापस जाकर अंजलि को कंपटीशन में हराने की प्लानिंग करने लगती है। अभी तक उस अंजलि की हेयर स्टाइलिश नहीं आई है और क्यों ना मैं अपना भेष बदलकर उसकी हेयर स्टाइलिश बनकर उसके पास जाऊं और फिर मैं उसके बालों की धज्जियां उड़ा दूंगी। तभी राधिका अपना भेष बदलकर अंजलि के कमरे में जाती है और कहती है, हेलो मैम, मैं आपकी न्यू हेयर स्टाइलिश हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम बस जल्दी से मेरा कोई भी अच्छा सा हेयर स्टाइल बना दो, क्योंकि तुमने आने में पहले ही इतनी देरी लगा दी है, जिसकी वजह से मुझे ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है। आई एम रियली सॉरी मैम, पर मैं अब आपका जल्दी से सुंदर से हेयर स्टाइल बना देती हूँ। बस आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए। पर हेयर स्टाइल बनाने में आंख बंद करने की क्या जरूरत है? और आज से पहले तो किसी भी हेयर स्टाइलिस्ट ने मुझे आंख बंद करने के लिए नहीं कहा, तो फिर तुम क्यों कह रही हो? क्योंकि ना मैम, आपके बाल गीले होने की वजह से थोड़े अजीब लग रहे हैं, तो मुझे पहले हेयर ड्रायर से उन्हें सुखाने पड़ेंगे और हवा की वजह से आपके बाल आपकी आंखों में भी जा सकते हैं, जिससे कि आपकी आंखों का मेकअप खराब हो सकता है, इसलिए आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अच्छा ठीक है। तभी अंजलि अपनी आंख बंद करके बैठ जाती है और राधिका उसके बालों को ठीक करने की वजह उसके बालों को और भी खराब कर देती है और वहां से तुरंत भाग जाती है। और जब अंजलि अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को शीशे में देखकर बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है, अरे ये क्या, ये मेरे बालों को क्या हुआ? और वो हेयर स्टाइलिश कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। तभी राधिका अपना भेष बदलकर वापस अपने रूम में चली जाती है और कहती है, चलो मैंने तो अपना काम कर दिया और फटाफट लास्ट राउंड के लिए तैयार हो जाती हूँ। तभी वहाँ पर अचानक एक अनाउंसमेंट होती है, सभी लोग ध्यान से सुनिए, किसी प्रॉब्लम की वजह से इस कंपटीशन के लास्ट राउंड को डिले कर दिया गया है, इसलिए इस फैशन शो का लास्ट राउंड 2 दिन बाद होगा।
तभी ये खबर सुनकर अंजलि अपना मुंह ढककर वहाँ से वापस अपने घर चली जाती है। घर आकर वो अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसके रोने की आवाज सुनकर उसके माता पिता उसके पास जाते हैं और उसके बालों को ऐसा देखकर हैरान रह जाते हैं और तभी उससे कहते हैं, अरे अंजलि बेटी, ये तुम्हारे बालों को क्या हुआ? ये तुमने क्या कर लिया है? माँ, भला मैं अपने बाल क्यों खराब करूँगी? तभी अंजलि अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ कहती है, बेटी, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी उस न्यू हेयर स्टाइलिश ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ सही कह रही है और अब मैं उस हेयर स्टाइलिश को नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे बताओ, कौन थी वो? मुझे नहीं पता पिताजी, उसने दुपट्टे से अपना मुंह ढक रखा था और अब मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। और उस दिन से अंजलि बहुत ही उदास रहने लगी थी और अंजलि की ऐसी हालत देखकर उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। सुनिए जी, मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जाती और अब ऐसे कब तक चलेगा? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हमें अंजलि को थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर ले जाना चाहिए। तभी इतना कहकर अंजलि के माता पिता उसके पास जाते हैं और उसे कहीं बाहर घूमने के लिए कहते हैं। तभी अंजलि अपने माता पिता की बात मानकर उनसे कहती है, अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहती हैं कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं तो ठीक है, मैं जा रही हूं और थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर अंजलि अपना मुंह ढककर घर से बाहर चली जाती है और वो अपने उस हादसे की वजह से बहुत दुखी थी, इसलिए उसे होश ही नहीं था और वो चलते चलते एक नदी के पास पहुंच जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो उसी नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब तो मैं अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि अब मैं उस कंपटीशन में भाग नहीं ले सकती। मुझे अब उस कंपटीशन से पीछे हटना होगा। तभी अंजलि इतना कहकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी जैसे ही अंजलि के आंसू उस नदी में गिरते हैं, तभी उस नदी में से एक विशाल पेड़ प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर अंजलि बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी वो पेड़ कहता है, तुम चिंता मत करो अंजलि, तुम ये कंपटीशन जरूर जीतोगी। पर तुम कौन हो और तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता? मैं सब जानता हूँ क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तभी उस पेड़ में से एक रोशनी निकलती है और उस पेड़ पर से एक हेयर बैंड अंजलि के पास गिरता है। तभी अंजलि वो हेयर बैंड उठा लेती है। तभी वो जादुई पेड़ बोलता है, अंजलि, ये कोई मामूली हेयर बैंड नहीं है बल्कि एक जादुई हेयर बैंड है और अगर तुम इसको अपने सर पर लगाओगी तो तुम्हारे पहले से भी सुंदर और खूबसूरत लंबे बाल आ जाएंगे। तभी अंजलि जैसे ही वो हेयर बैंड अपने सर पर लगाती है, तभी उसके पहले से भी सुंदर और खूबसूरत लंबे बाल आ जाते हैं और ये सब देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपकी वजह से ही मैं अपना सपना फिर से पूरा कर पाऊंगी। तभी अंजलि वहाँ से वापस अपने घर आ जाती है और उसके माता पिता उसे ऐसे देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। बेटी, ये क्या? जब तू सुबह घर से गई थी तब तो तेरे सारे बाल खराब थे, तो अब ये इतनी जल्दी तेरे खूबसूरत बाल कहाँ से आ गए? तभी अंजलि अपने माता पिता को उस नदी के जादुई पेड़ के बारे में बताती है। अब मेरी बेटी फिर से अपना सपना पूरा कर पाएगी। हाँ पिताजी, अब तो मुझे सिर्फ कल का इंतजार है। तभी अगले दिन कंपटीशन का दिन आ जाता है और अंजलि भी पूरी तरह से तैयार होकर कंपटीशन में पहुंच जाती है। सुनैना, रेखा, कैसी हो तुम लोग? अरे अंजलि, क्या बात है? आज तो तुम्हारे बाल पहले से भी खूबसूरत और लंबे लग रहे हैं। अरे वो क्या है ना, इस हेयर बैंड की वजह से तुम लोगों को मेरे बाल इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी राधिका अंजलि को ऐसे देखकर हैरान हो जाती है और तभी वो गुस्से में जाकर अंजलि से कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और मैंने अपने हाथों से तुम्हारे बाल खराब किए थे, तो ये फिर से इतने सुंदर कैसे हो गए? अच्छा, तो वो तुम थी जिसने मेरे बालों को खराब किया था और मेरे बाल पहले जैसे कैसे हुए? ये बात मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, इसलिए तुम मेरे सामने से हट जाओ।
तभी जैसे ही वहाँ पर खड़ी और मॉडलों को ये बात पता चलती है तो वो राधिका से कहती है, राधिका, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक कंपटीशन जीतने के लिए तुम इतना नीचे गिर सकती हो। तभी वहाँ पर आई सारी मॉडल राधिका के इस हरकत से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती हैं। तभी थोड़ी देर बाद अंजलि वो कंपटीशन जीत जाती है और कंपटीशन जीतने के बाद अंजलि बहुत खुश होती है क्योंकि उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। तभी अंजलि को सब लोग एक एक करके बधाई देते हैं। तभी राधिका अंजलि के पास जाती है और कहती है, अंजलि, मुझे माफ कर दो, मैंने कंपटीशन जीतने के लिए तुम्हारे साथ इतना गलत किया। अब मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं राधिका, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, यही बहुत है। तभी अपनी जीत की खुशी अंजलि अपने माता पिता को बताती है और उन्हें खुशी से गले लगा लेती है। दर्जी बहू का जादुई गोटेदार 3 लहंगा। बिहार के एक छोटे से गांव में रेखा नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। रेखा बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। जब वो 18 साल की हुई तब शहर के एक बड़े घर से उसके लिए रिश्ता आया और बहुत ही धूमधाम से रेखा की शादी शहर के एक बड़े घर में अशोक नाम के लड़के के साथ हो गई। हर लड़की की तरह रेखा भी बहुत ही खुश थी कि उसकी शादी एक अच्छे घर में हुई है, लेकिन इस शादी से उसकी जिंदगी एकदम से बदलने वाली थी, उसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था। दरअसल रेखा का पति अशोक पागल था। उसके माँ बाप ने अपने पागल बेटे की देखभाल और घर के कामों के लिए धोखे से रेखा के परिवार वालों को उलझाकर रेखा से शादी कर ली। पागल पागल, ये लड़की पागल है। ये क्या क्या कर रहे हैं आप? दूर हटिए। माँ जी, किंजल, माँ जी, ये सब क्या हो रहा है? ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? अरे हमारी भोली भाली दुल्हन, तुम्हें क्या लगा तुम जैसे गरीब और मनहूस लड़की का नसीब इतना अच्छा है कि ये ऐशो आराम और अमीरों वाली जिंदगी तुम्हें भीख में मिल जाएगी? अरे हमने तुझ जैसी गरीब भिखारिन को अपने घर की बहू बनाया है तो सिर्फ अपने इस पागल बेटे के लिए, समझी? वरना तो मैं तुझ जैसी फटीचर को अपने घर की नौकरानी भी न रखूं। और हाँ, अपने आप को इस घर की बहू समझने की गलती मत करना। तू हमारे लिए सिर्फ एक कठपुतली है, कठपुतली, समझी? माँ ने बिल्कुल सही कहा प्यारी भाभी। वैसे गांव के लोग कितने बेवकूफ होते हैं ना, बड़ी आसानी से किसी की भी बातों में आ जाते हैं, जैसे आपके घर वाले हमारी बातों में आ गए। क्या माँ जी, आखिर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? क्यों किया आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा? बताइए, मेरी क्या गलती थी? तेरी सबसे बड़ी गलती तो ये है कि तू एक गरीब की बेटी है और गरीबों का कोई हक नहीं होता जो हम जैसे बड़े लोगों के साथ ऐसे ऊंची आवाज में बात भी कर सके। तो भलाई इसी में होगी कि अपना मुंह बंद करके बस वैसी करती रहो जैसा हम तुम्हें करने को कह रहे हैं, समझी? जी हाँ प्यारी भाभी, वरना हमें आपको इस घर से धक्के देकर बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इतना बोलकर रेखा की ननद किंजल और उसकी सास वहाँ से चली जाती है। अरे तू रो क्यों रही है? मम्मी ने मारा है? मम्मी बहुत गंदी है, गंदी मम्मी। चुप हो जाइए और कृपया करके यहाँ से चले जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। इतना बोलकर रेखा फूट फूट कर रोने लगती है। रेखा को रोता देख उसका पति भी वहाँ से चला जाता है। मुझे हिम्मत रखनी होगी, अगर मेरे घर वालों को इन सब बातों का पता चला तो वो बेवजह बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं, मैं अपने घर वालों के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती। अब मुझे इसी को अपना किस्मत समझकर यहीं रहना होगा। अगली सुबह रेखा जल्दी उठकर घर का सारा काम करती है और सबके लिए नाश्ता बनाती है। माँ जी, किंजल, खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। इतना सुनते ही दोनों माँ बेटी खाना खाने के लिए आ जाती है। छी, ये क्या बकवास बनाया है तुमने? इसमें तो मिर्च ही मिर्च भरा है। आह, पानी। क्यों रे मनहूस, बता, तूने जानबूझकर सब्जी में मिर्च ज्यादा डाला है ना?
ताकि हम दोनों माँ बेटे खाना ही ना खा सके। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तेरी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर उसकी सास राजेश्वरी रेखा को बहुत मारती है। माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करिए। मैंने सब्जी में सब कुछ बराबर डाला था, मिर्च कैसे तेज हो गई मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता, लेकिन मुझे सब अच्छे से पता है। तू ये सब हमसे बदला लेने के लिए कर रही है ना? नहीं माँ जी, मेरा यकीन करिए, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, फिर अगर तू हमसे नाराज नहीं है तो जा, अपने घर जाकर अपने माँ बाप से दहेज के 2 लाख रुपए मांग कर ला। अब हम तुझे ऐसे फ्री में बैठाकर तो अपने घर में नहीं रख सकते। माँ जी प्लीज ऐसा मत करिए, मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, मुश्किल से तो वो 2 वक्त की रोटी खा पाते हैं, वे लोग 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती, पैसे लेकर आएगी तभी अब तू इस घर में रह पाएगी, वरना निकल जा मेरे घर से। माँ ने बिल्कुल सही कहा। अब देखो भाभी, आपके पतिदेव तो कमाते हैं नहीं, ऊपर से उनकी दवाई का खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ता है। वैसे में अब हम आपका खर्चा भी उठाए, इतनी दरिया दिली तो हमारे अंदर नहीं है। इसलिए प्यारी भाभी, आपको माँ की बात माननी ही होगी। माँ जी, मुझे इस घर से मत निकालिए। अगर मैं यहाँ से अपने माँ बाप के घर वापस गई तो ये लोग जीते जी मर जाएंगे। माँ जी, मुझे बहुत अच्छी सिलाई आती है, आप मेरे लिए एक सिलाई मशीन ला दीजिए, मैं सिलाई का काम कर लूंगी, प्लीज माँ जी। ठीक है। अगले दिन किंजल और राजेश्वरी मिलकर रेखा के लिए एक सिलाई मशीन ला देती है। अब से रेखा सुबह जल्दी उठती और घर का सारा काम करने के बाद सिलाई करने में लग जाती। रेखा बहुत ही अच्छा सिलाई करती थी, इसलिए शहर की सभी औरतें रेखा से ही अपने कपड़े सिलवाया करती थी, जिस वजह से रेखा की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। लेकिन रेखा के सिलाई के सारे पैसे उसकी सास राजेश्वरी ही रखा करती थी। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? आई माँ जी। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा अच्छे से दबा दे, समझ गई? भाभी, भाभी कहाँ हो? ओफो, आप यहाँ सिलाई में लगी हो? हाँ किंजल, ये काम अर्जेंट है। काजल को कल ही ये लहंगा पहनकर किसी पार्टी में जाना है, बस वही तैयार कर रही हूँ। भाभी, वो सब आप बाद में कर लेना, पहले मेरे सर में तेल लगाकर अच्छे से सर की मालिश कर दो। रेखा काम छोड़कर किंजल के सर में मालिश करने लगती है। तभी अशोक एक बाल्टी पानी लेकर पूरे घर में फैला देता है। नदी नदी, मैं इसमें नहाऊंगा, नदी। अरे ओ मनहूस बहू, ये देख तेरे पति ने क्या किया। अब जल्दी से इसे दवाई खिलाकर सुला दे और घर की सफाई कर। ठीक है माँ जी। रेखा इसी तरह पूरे दिन सबकी खातिरदारी में लगी रहती और रात को सबके सो जाने के बाद अपना सिलाई का काम करती। इस तरह दिन रात काम करने से रेखा की तबीयत खराब हो जाती है और एक दिन उसे बहुत तेज बुखार आ जाता है। अरे ओ महारानी, आज उठना नहीं है क्या? आज हम लोगों को भूखे ही मारने का इरादा है क्या? नहीं माँ जी, वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए आँख नहीं खुली। सब जानती हूँ तेरे ये बहाने, तुम्हें तो बस काम से जी चुराने का बहाना चाहिए। चल अब जल्दी उठ और घर के कामों में लग जा। रेखा का पूरा शरीर बुखार से तप रहा था, लेकिन फिर भी वह उठकर किसी तरह से घर का सारा काम करती है और फिर सबके लिए खाना बनाती है। भाभी, ओ भाभी, कल से बाथरूम में सबके कपड़े ऐसे ही रखे हैं, धोया क्यों नहीं आपने? लगता है आप मम्मी की मार को भूल गए हो, तभी आजकल आपसे कोई काम नहीं हो रहा है। किंजल, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मुझे चक्कर आ रहा है, प्लीज ये कपड़े आज तुम धो लो, प्लीज किंजल। क्या कहा? आप मुझसे अभी नौकरों वाला काम करवाओगी? मैं आपसे जरा प्यार से बात क्या करने लग गई, आप तो मेरे सर पे ही चढ़ गई हो। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? जल्दी इधर आओ। अरे क्या हो गया सुबह सुबह? मम्मी देखो ना भाभी को, अब वो चाहती है कि मैं उनकी तरह घर का सारा काम करूं और ये महारानी आराम करे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था किंजल, आप सब गलत समझ रहे हो।
तेरे सारे मतलब को मैं अच्छे से समझती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को काम बताने की? ज्यादा चर्बी चढ़ गई है। इतना बोलकर राजेश्वरी उसे एक थप्पड़ जड़ देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही सारे काम कर लूंगी, आप लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है और बुखार में ही रोते रोते कपड़े धोने लगती है। तभी कपड़े धोते धोते रेखा को चक्कर आ जाता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। तभी राजेश्वरी वहाँ आती है। हे भगवान, इस ड्रामेबाज लड़की को तो बस सोने के लिए बहाना चाहिए। अब यहाँ बाथरूम में ही सो गई। अरे ओ मरीज बहू, ये तेरा बेडरूम नहीं बाथरूम है, चल अब उठ खड़ी हो। लेकिन रेखा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। राजेश्वरी रेखा को ना उठता देख उसके ऊपर पानी डाल देती है, लेकिन रेखा तब भी नहीं उठती है। अब राजेश्वरी थोड़ा सा डर जाती है। बेटी, ये देख, ये मनुष्य उठ क्यों नहीं रही है? किंजल भी रेखा को उठाने की कोशिश करती है। भाभी, भाभी, लेकिन रेखा के शरीर में कोई हलचल नहीं होता है। माँ, लगता है भाभी मर गई। माँ, अब क्या होगा? अब तो हमें जेल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले किसी को इसके बारे में पता चले, मुझे इसको ठिकाने लगाना होगा। जा बेटी, स्टोर रूम से एक बोरी लेकर आ जा। राजेश्वरी और किंजल एक बोरी में रेखा को भरकर जंगल में फेंक आती है। काफी देर बाद रेखा को होश आता है। तब वो खुद को एक छोटे से जगह में कैद महसूस करती है। कोई है? मेरी मदद करो। किंजल, माँ जी, अरे कोई तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? रेखा काफी देर से मदद के लिए पुकार रही थी। तभी उधर से 3 परियां जा रही थी। जब उसने एक बोरी को हलचल करते हुए देखा तो वो तीनों परी रुक गई। बहनों, वो देखो, उस बोरी में हलचल हो रहा है। लगता है उसके अंदर से कोई मदद के लिए पुकार रहा है। चलो चलकर देखते हैं। उसके बाद तीनों परियां नीचे आती है और बोरी को खोलकर रेखा को बाहर निकालती है। हे भगवान, इसमें तो एक लड़की है और ये काफी ज्यादा कमजोर और बीमार लग रही है। तीनों परियां अपनी जादू से रेखा को होश में लेकर आती है। कौन हो तुम और तुम इस बोरी के अंदर क्या कर रही हो? कौन है जो तुम्हें इस जंगल में अकेला मरने के लिए छोड़ गया? इसके बाद रेखा परियों को सारी बातें बताती है। अच्छा बेटी, तुम्हारी वो सास और ननद तो बहुत ही दुष्ट है। उसने तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा किया है, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। अब हम तीनों परियां तुम्हारी मदद करेंगे। उसके बाद वो तीनों परियां जादू से 3 गोटेदार लहंगा प्रकट करती है। ये लो रेखा, इस पहले लहंगे को तुम पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी सारी इच्छा को पूरा करेगा और तुम्हें हर प्रकार के दुख से बचाएगा। हाँ रेखा, और ये दूसरा लहंगा तुम अपनी सास को देना। रेखा, ये तीसरा लहंगा तुम्हारी प्यारी ननद के लिए है। उसके बाद बस तुम देखती रहना क्या होता है। उसके बाद रेखा अपने जादुई लहंगे को पहन लेती है। उस लहंगे को पहनकर रेखा काफी ज्यादा स्वस्थ और सुंदर हो जाती है। उसके बाद वो तीनों परियों का धन्यवाद कर वो दोनों लहंगा लेकर घर आ जाती है। घर आते ही किंजल उसे देखकर डर जाती है। माँ, भूत! डरो नहीं किंजल, मैं कोई भूत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो अच्छा हुआ, मुझे परी मिल गई और उन्होंने मेरी जान बचा ली। क्या? परी? और ये लहंगा कहाँ से मिला तुम्हें? माँ जी, ये जादुई लहंगा है। ये लहंगा मुझे उसी परी ने दिया है। परी ने आप लोगों के लिए भी जादुई लहंगा दिया है। इतना बोलकर रेखा दोनों लहंगे को अपने सास और ननद को देती है। क्या सच में ये लहंगा परी ने दिया है? वाओ, कितना सुंदर लहंगा है। माँ, आप भी ये लहंगा पहन लो। ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर है, मैं अभी इसे पहन कर आती हूँ। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी उस जादुई लहंगे को पहन लेती है। लहंगा को पहनते ही किंजल और राजेश्वरी दोनों वहाँ से गायब हो जाती है और वो दोनों परी लोग पहुँच जाती है।
तुम दोनों दुष्ट माँ बेटी ने मिलकर एक मासूम लड़की पर बहुत अत्याचार किए हैं, इसलिए अब तुम दोनों माँ बेटी को यहाँ परीलोक के जेल में रहकर हम सभी परियों की सेवा करनी होगी। नहीं नहीं परी जी, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें जाने दीजिए। अब हम कभी अपनी बहू को नहीं सताएंगे और उसे प्यार से रखेंगे। जी परी जी, मैं भी अब कभी भाभी को परेशान नहीं करूंगी, मुझे भी माफ कर दीजिए। ठीक है, चलो मैं तुम्हें 1 महीने के लिए ही परीलोक में परियों की सेवा करने का मौका देती हूँ। अगर मुझे तुम्हारे व्यवहार में बदलाव नजर आएगा तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को पृथ्वी लोक पर भेज दूंगी। इधर रेखा अपने जादुई लहंगे से बोलकर अपने पति को ठीक कर देती है। हे जादुई लहंगा, मेरे पति को बिल्कुल ठीक कर दो। इतना कहते ही रेखा का पति अशोक बिल्कुल ठीक हो जाता है और रेखा खुशी खुशी अपने पति के साथ रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ दिन परीलोक में रहने के बाद राजेश्वरी और किंजल के व्यवहार में भी पूरी तरह से बदलाव आ जाता है और उनकी 1 महीने की सजा भी पूरी हो जाती है। फिर रानी परी उन दोनों को पृथ्वी लोक पर वापस भेज देती है। वापस आने के बाद दोनों भागते हुए रेखा के पास जाते हैं और अपने किए गए बुरे व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगते हैं। भोली भाली रेखा दोनों को माफ कर देती है। फिर सभी मिलजुल कर एक साथ प्यार से रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।